वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। इस लाइन को पढ़िए। औरत कोई खिलौना नहीं होती, ये कोट नहीं है, ये हकीकत है। इस हकीकत को हम सबको आज ही समझ लेना है। औरत कोई खिलौना नहीं होती, घर वाले तो प्यार से ही गुड़िया कहते हैं। हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, तो उनको जब हम गुड़िया कहते हैं वो हम प्यार से कहते हैं। लेकिन हमारी गुड़िया जो है उसके साथ कोई ऐसा ऐसा कोई क्राइम करे तो हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। दिस इज अ फैक्ट। यही हमारा कल्चर है, पूरे देश का कल्चर है। इसका मतलब ये नहीं है कि औरतें जो हैं वो कमज़ोर हैं, लेकिन औरतों के साथ कोई बदतमीज़ी करे, कोई उनके खिलाफ इस प्रकार के क्राइम करे, तो मेरा ये पर्सनल मानना है चुप बैठना जो है वो उस क्राइम को और ज़्यादा बढ़ावा देने के बराबर है। चुप बैठने की वजह से ही इस प्रकार के क्राइम्स जो हैं वो आज भी होते रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं वो बदलनी चाहिए। निर्भया का जो कांड हुआ उसके बाद मुझे ये लग रहा था, पूरे देश को लग रहा था कि अब चीज़ें जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। 2012 में वो हुआ और आज हम 2022 में हैं। एक दशक बीत गया, एक पूरा ज़माना जो है वो चेंज हो गया। अवेयरनेस कितने लेवल की आ चुकी है। वी आर सो अवेयर नाउ, राइट। इन्फॉर्मेशन हमारी टिप पर है। सारी चीज़ें आप चाहे तो पुलिस को कॉल कर सकते हैं। आप क्या नहीं कर सकते आज के ज़माने में। मीन्स हम कितने एम्पावर्ड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो जो सोच है आज भी अनफॉर्चुनेटली बहुत पुरानी है कि हमें चुप रहना सिखाया गया है कि वो तो किसी और का मैटर है, आप इसमें बीच में मत पड़ो। बीच में कोई पढ़ने को नहीं कह रहा है। एटलीस्ट पुलिस को तो कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर ऐसी कोई चीज़ है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही कॉल करेगी, आप भी कॉल कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि कोई किसी लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा है या फिर उसको मिसबिहेव कर रहा है, अगर आप उस व्यक्ति को टैकल नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि आप टैकल नहीं कर सकते, दैट्स फाइन, लेकिन इन्फॉर्म समवन। पुलिस को इन्फॉर्म करना इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज 18 अक्टूबर 2022 है। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी। यू आर वाचिंग क्यूरियसली एजुकेशन। आप सोच रहे होंगे कि सर ने आज के दिन की शुरुआत जो है वो कुछ अलग तरीके से की, क्योंकि क्या मैं करूं। ये गॉन गर्ल्स द हिंदू का ये जो आर्टिकल है वो मैंने पढ़ा और वी हैव टू टॉक अबाउट इट। दोस्तों, ये सिर्फ वन वे डिस्कशन नहीं हो सकती। आई वॉन्ट यू गाइज टू टेक पार्ट इन इट। मैं चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए किसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मैं आज आपसे भी चीज़ें सीखना चाहूँगा। ट्रेड केयरफुली, ये भी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है। साइबर वॉरफेयर वाला आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और फिर सब्सिडीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट गॉन गर्ल्स द हिंदू का ये आर्टिकल है। जो क्राइम्स हमारे देश में, हमें दुनिया के दूसरे देशों के बारे में आज बात करने को मीन्स नॉट इंटरेस्टेड, राइट। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया। हमारे देश की ही बात करते हैं, हमारे ही समाज की बात करते हैं। हमारे देश में जो महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं, राइट, बहुत कम ऐसे क्राइम्स हैं जिनको रिपोर्ट किया जाता है। जो रिपोर्टेड वायलेंस हैं उनके आंकड़ों को जब हम देखते हैं, लाखों में हैं ये आंकड़े, और हमें लगता है कि नहीं अब तो अवेयरनेस बहुत आ चुकी है। लेकिन लेट मी टेल यू, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। पता है क्यों? क्योंकि ये हम सब का सच है, ये हकीकत है। पसंद आए ना आए, आई जस्ट गिव यू वन हाइपोथेटिकल सिनारियो। अरेंज मैरिज जो है हम सब जानते हैं कि हाउ इट वर्क्स, राइट। जस्ट इमेजिन कि आप कोई लड़की देखने के लिए गए और फिर पता चला कि उस लड़की जो है उसका रेप हुआ था। व्हाट विल हैपन? क्या उससे कोई शादी करेगा? नंबर 2, अगर कोई लड़की जो है उसकी किसी ने छेड़खानी की थी और उसके पेरेंट्स ने केस कर दिया उस लड़के पर या फिर उस गैंग पर कि जो लड़की को परेशान कर रहा था, फिर पुलिस वालों ने एक्शन भी ली, केस वेस हुआ, सारी चीज़ें हुई। लेकिन जब ये बात मीन्स लड़का लड़की को देखने के लिए गया, परिवार वालों ने बताया कि ये सारी चीज़ें हो रही, तो क्या फिर से कोई शादी करेगा? तो थिंग इज कि यहाँ पर विक्टिम जो है, विक्टिम यानी कि जो पीड़ित हैं, उसको गलत तरीके से देखा जाता है। जो क्रिमिनल्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन इसमें विक्टिम जो है, पीड़ित जो है, उसका क्या कसूर? तो हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में ऐसी सिचुएशन है कि जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ जब इस प्रकार के क्राइम होते हैं तो बहुत ही कम क्राइम रिपोर्ट किए जाते हैं। और इसके पीछे जो रीज़न है वो हैं हमारी सोसाइटी,
लोग क्या कहेंगे, और लोग कहते भी हैं। जो लोग डर रहे हैं लोग के कहने से, वो भी गलत नहीं है। उनको भी उनको भी जीवन जीना है, उनकी भी प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि जो लोग हैं वो कभी किसी प्रकार का सपोर्ट ही नहीं करते, वो सिर्फ बातें ही करते हैं। और जब ये आंकड़े हमारे सामने आते हैं तब हम पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक, राइट से लेकर लेफ्ट तक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर जगह से हम हिलडुल जाते हैं। हमारे देश, पूरा देश जो है वो हिलडुल जाता है जब हमारे सामने इस प्रकार के आंकड़े सामने आते हैं, जब इस प्रकार के इंसिडेंट सामने आते हैं। 2016 में स्वाति नाम की एक लड़की थी जिसको ट्रेन के सामने, चलती हुई ट्रेन की पटरियों पर ऐसे फेंका गया। उस लड़की की मृत्यु हो गई। श्वेता, 2021 में इस लड़की का मर्डर किया गया। सत्यप्रिया, यह अभी का केस है, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। चेन्नई में एक अगेन चलती हुई ट्रेन के सामने जो स्वाति के साथ हुआ, यही चीज़ जो है वो सत्यप्रिया के साथ भी हुई। और दिल्ली में एक 8 साल की छोटी सी बच्ची जो है उसको किडनैप किया गया, उसका रेप किया गया, फिर उसकी हत्या की गई। सितंबर में लखीमपुर खैरी का केस आया था, 2 टीनेज गर्ल्स जो हैं का रेप किया गया, मर्डर किया गया। ये सारे केसेस जो हैं वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। जस्ट इमेजिन कि हम कितनी डेंजरस सोसाइटी में जी रहे हैं। इस प्रकार के केसेस बड़े बड़े शहरों में हो रहे हैं और कोई कुछ इसके बारे में करता ही नहीं है। मीन्स जो क्रिमिनल्स हैं उनको ये एक उनको ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ऐसा नहीं है पुलिस एक्शन नहीं लेती, पुलिस भी एक्शन लेगी। मैं बहुत सारे पुलिस वालों को जानता हूँ, बहुत सारे पुलिस वाले जो है वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वो छोटी मोटी चीज़ों पर एक्शन ले ना ले, लेकिन मुझे पता है कि रेप जैसे केसेस में या फिर अगर लड़की की छेड़खानी की है तो पुलिस वाले जो हैं वो कभी भी मीन्स माफ़ नहीं करेंगे। दे विल चेज यू डाउन। जो भी क्रिमिनल है उसको चेज करेंगे, उसको पकड़ेंगे, उस पर एक्शन लेंगे। और जो फ्री में एक मसाला मिलेगा उसको, जो पिटाई होगी वो तो अलग से है। ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें इसलिए होती है, कॉन्फिडेंस इसलिए ये जो क्रिमिनल्स हैं उनका बढ़ता है क्योंकि लोग जो हैं वो चुपचाप बैठते हैं। लोग जो हैं वो कुछ नहीं करते, भाग जाते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ देखता है तो लोग जो हैं वो भाग जाते हैं, अपने अपने सामान को लेकर भाग जाते हैं कि चलो किसी के मामले में हमें नहीं पड़ना है। आज भी निर्भया रेप केस जो हुआ 2012 में, इस प्रकार के केसेस आज भी हमारे देश में होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है वो ये कहता है कि 2021 में महिलाओं के खिलाफ अलग अलग प्रकार के जो क्राइम्स हुए तो उसमें मारा पीटा गया, रेप, मर्डर, राइट, ये सारे क्राइम्स का टोटल अगर आप 2021 का देखें तो इट इज़ 4,28,278। मुझे लगता है ये कम से कम 10 टाइम्स ज़्यादा होगा। ये 40 लाख केसेस हो सकते हैं, लेकिन इतने ही केस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। फॉर एग्जांपल पुलिस में रिफॉर्म्स में जो कॉमन चीज़ें हैं जो ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन लेट्स से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है पूरी, उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन अच्छी हो, पुलिस जो है वो अच्छा काम करे, फिर रिपोर्ट्स जो है वो राइट टाइम पर कोर्ट के पास भेज दे, फिर कोर्ट जो है वो फटाफट इस पर एक्शन ले, फास्ट ट्रैक लेवल पर इसको केस को चलाया जाए, सारे एविडेंस को कलेक्ट किया जाए एक्सेट्रा। और फाइनली लेट्स होप कि 1 साल के अंदर या फिर उससे भी कम समय में जो क्या कहते हैं उसको, जो एक्यूज्ड हैं या फिर जो क्रिमिनल हैं, जो दोष जिसने ये क्या, मुझे हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है, लेकिन जो पीड़ित है उसको इंसाफ मिले। यू नो व्हाट आई मीन? जो पीड़ित हैं उसको इंसाफ मिले 1 साल के अंदर, कम से कम 1 साल के अंदर। तो ये एक सिस्टम होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। लोग जो हैं उनके पास सेफ्टी की थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो लड़कियों को सिखाई जानी चाहिए, राइट। तो थोड़ा बहुत सेल्फ डिफेंस, इट ऑल वर्क्स, सेल्फ डिफेंस इज़ गुड, राइट। वो कुंफू कराटे और वो सारी चीज़ें नहीं जो जूडो क्लासेस में आपको सिखाया जाता है, जो कराटे क्लासेस में सिखाया जाता है, दैट इज़ मोर सॉर्ट ऑफ एन आर्ट, राइट। वो चीज़ आपको उतनी ज़्यादा, जहाँ तक मुझे पता है, सेल्फ डिफेंस में काम नहीं आएगी। इट्स यू विल फाइंड इट शॉकिंग। मैंने भी कराटे सीखे हैं, नॉट एन एक्सपर्ट, बट देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू गो फॉर कराटे फॉर लाइक 2 years, तो आई नो हाउ इट वर्क्स। फिजिकली, मेंटली इट प्रिपेयर्स यू।
लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के साथ फाइट हो गई तो फिर वो वहाँ पर आप कराटे के दाव करेंगे और वो उसको मार पीट कर चले। इट्स नॉट लाइक दैट, वो ऐसे काम नहीं करता है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो उसको सीखना भी काफ़ी ईजी है, राइट। बेसिकली ऐसा है, जो आपके हाथ में आए मारो। दैट्स वॉट सेल्फ डिफेंस इज़ ऑल अबाउट। वहाँ पर आपको पॉइंट्स नहीं जीतने हैं। अगर कोई लड़की है और कोई एक दो लोग आकर उसको पकड़ रहे हैं तो फिर वहाँ पर वो ऐसे पॉइंट्स के लिए यहाँ पर पंच मारेगी, वो करेगी, वो नहीं है। जहाँ पर जो भी चीज़ हाथ में आई, राइट, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इम्पैक्ट कैसे किया जाता है, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो लड़कियों को डेफिनेटली सिखाई जानी चाहिए स्कूल लेवल से ही। इससे उनका कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी बढ़ेगा। ये एक चीज़ है जो करनी चाहिए। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, सेल्फ डिफेंस के क्लासेस हैं, ये सारी चीज़ें, राइट। अब ये सारी चीज़ें तो चेंज हो सकती है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट जो है, ये सारी चीज़ें तो क्या है कि कोई आप पर अटैक करने के लिए आएगा तो आप यूज़ करेंगे। क्राइम हो गया, उसके बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, या फिर क्राइम को रोकने के लिए भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आई वुड से उससे भी डीप लेवल तक, उससे भी कोर लेवल तक जाने की ज़रूरत है। जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी माताएं हैं, चाहे वो आपका लड़का 40 साल का हो गया हो या फिर आपका लड़का जो है वो 10 साल का है या फिर 12 साल का है, इट अप्लाइज टू एवरी मदर। जितनी भी माताएं हैं वो अपने बेटों को सिखाएं कि माँ के साथ, बहन के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, फ्रेंड के साथ, भाभी के साथ, जितनी भी औरतें हैं, जो भी रिलेशन हैं अलग अलग, राइट, उनके साथ कैसे बिहेव करना है। मुझे लगता है, मेरा ये मानना है कि अगर मदर्स जो हैं वो अपने लड़कों को सिखाएगी हाउ टू बिहेव, हाउ टू पे रिस्पेक्ट टू गर्ल्स, तभी ये बदलाव आएगा। क्योंकि हमने सारी दूसरी चीज़ें जो हैं वो हमने सारी चीज़ें ट्राई कर ली। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी वहाँ पर रेप्स हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। देखते हैं पढ़े लिखे लोग अच्छी अच्छी कंपनीज़ में काम करते हैं और वहाँ पर भी महिलाओं के साथ जो है वो एक अलग प्रकार का व्यवहार जो है वो किया जाता है। हर जगह पर ऐसा हो रहा है, इन द सेंस कि हर क्षेत्र में आपको ये देखने को मिल रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ पर महिलाएं जो हैं मीन्स एक बहुत ही हाई पोजीशन पर होती हैं, अच्छे पैसे कमाती हैं, राइट, फेमस हैं, वेल कनेक्टेड हैं, ऐसी महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है, राइट। और इनफैक्ट हमारी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, हॉलीवुड में भी ये हुआ है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, सेल्फ डिफेंस, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें तो काम करेगी ही, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक महिलाएं जो हैं मीन्स ख़ास करके मदर्स जो हैं वो अपने बेटों को ये नहीं सिखाएगी, जब तक नहीं सिखाएगी कि हाउ ए बॉय शुड बिहेव, हाउ ए मैन शुड बिहेव विथ गर्ल, विथ ए वुमन, तब तक ये बदलाव जो है मुझे लगता है नहीं आएगा। ये इसकी बॉटम लाइन है। इसी से ही चेंज जो है वो आ सकता है। दूसरी एक चीज़, समाज के बारे में फिल्में बनती हैं, राइट। अगर हमारी कुछ थोड़ी पुरानी फिल्म्स को देखोगे आप, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? वही कि कोई रेप कर रहा है, कोई छेड़ती कर रहा है, और पूरा जो कॉलेज है या फिर पूरा गांव जो है वो देख रहा है, और सिर्फ हीरो आके ही बचाता है। रियल लाइफ में ऐसा कोई हीरो नहीं होता है जो आके बचाता है। हमें अपने खुद के अंदर के जो हीरोज़ हैं या फिर हीरोइंस जो हैं खुद के अंदर की, उसको, जो नारी शक्ति है या फिर जो भी पुरुष शक्ति है, उसको जगा कर, मीन टू से कि सभी लोगों को स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर कोई बदतमीज़ी कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो वी हैव टू टेक ए स्टैंड एज ए सोसाइटी। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ही सिर्फ अकेले लड़ रहे हैं, और ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति की जंग नहीं है, ये हम सब की जंग है कि हमारी सोसाइटी में से ये जो चीज़ें हैं वो जाए, इस प्रकार के क्राइम्स जो हैं वो ना हो। बट अगेन आई वुड स्टैंड फॉर दिस थिंग ओनली, कि जब तक मदर्स जो हैं वो चेंज नहीं करेगी अपने बेटों का बिहेवियर, तब तक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो इसकी नहीं आ सकती, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या कहते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या कोई दूसरे सॉल्यूशंस हैं आपके पास? आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक यू। ट्रेड केयरफुली, द हिंदू का यह आर्टिकल है। इकोनॉमी के बारे में बात करें तो लेटेस्ट जो इन्फ्लेशन का डेटा हमारे सामने आया है, तो उससे एक प्रकार का जो कहते हैं ना कि एक डिलेमा पैदा हुआ है कि इस तरफ जाए या उस तरफ जाए, या क्या करें। ऐसी सिचुएशन आ चुकी है
क्या इंटरेस्ट रेट यानी कि क्या रेपो रेट को, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या किया जाता है, रेपो रेट को बढ़ाया जाता है ताकि पैसों का फ्लो जो है वो थोड़ा कम हो जाए, तो इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल में लिया जा सकता है। तो क्या ये स्टेप उठाएं या फिर जो थोड़ा बहुत ग्रोथ हो रहा है उसको होने दें, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट रेट यानी कि लोन्स जो हैं वो जब एक्सपेंसिव हो जाएगी तो फिर ग्रोथ जो है उस पर थोड़ी ब्रेक्स लग जाएगी, राइट, नया इन्वेस्टमेंट नहीं होगा फॉर एग्जांपल। तो क्या करें, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें या फिर ग्रोथ को होने दें, ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन हो चुकी है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वेजिटेबल्स और सीरियल्स, राइट, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऊपर से चावल और जो गेहूं है उसकी प्राइस जो है उसमें भी हमें उछाल देखने को मिला है। और ये दो जो फूड आइटम्स है ना दोस्तों, ये वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स एंड राइस एंड व्हीट, ये मिलकर जो CPI हैं उसका 15.7% वेट तो सिर्फ इन दो आइटम्स का है, बेसिकली वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स एंड राइस एंड व्हीट का। तो इसमें जब प्राइस राइज होगा तो CPI यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन जो क्या होगा उसके साथ, ये रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो ऊपर चला जाएगा। ऊपर से रुपीज़ की सिचुएशन क्या है, डॉलर जो है मजबूत होते जा रहा है और रुपी जो है वो उसके सामने डिप्रिशिएट हो रहा है। तो जब डॉलर मजबूत होता है, रुपी डाउन होता है, तो मैंने कई बार ये चीज़ समझाई है, तो आज मैं टू द पॉइंट जाऊंगा। इंपोर्ट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, इंपोर्ट्स दोस्तों एक्सपेंसिव हो जाते हैं, जिसको कहते हैं इंपोर्ट्स बिकम डियरर, और ज़्यादा चीज़ें महंगी हो जाएगी। इसका एक नए स्टूडेंट्स के लिए क्विकली एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए कि $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज़, सॉरी यहाँ पर मैंने डॉलर ही कर दिया, राइट, $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज़। तो अब डॉलर जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अगर $1 के बराबर 200 रुपये हो गए, लेट्स इमेजिन, ऐसा होगा नहीं, लेट्स होप कि ऐसा ना हो, बट ऐसा अगर हो गया लेट्स से, तो क्या होगा, पहले आप जो भी चीज़, लेट्स से ऑयल का एक बैरल जो है वो आप $10 का एक बैरल खरीदते थे, राइट, $10 का एक आता था बैरल, तो आप 1000 रुपये देकर खरीदते थे। अब उसी $10 का जो बैरल है, क्योंकि यहाँ पर रुपये की वैल्यू जो है वो कम हो गई, तो वही खरीदने के लिए आपको कितने देने पड़ेंगे, 2000 रुपये देने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि अब इसकी वैल्यू कम हो गई, ये आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्ट्स जो हैं, सॉरी, इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, राइट, इंपोर्टर्स जो भी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं वो महंगी हो जाती है। तो सबसे पहले तो फ्यूल, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन यानी कि जो चीज़ें महंगी हो गई डॉलर की वजह से या फिर दूसरे रीजंस की वजह से, एक तो डॉलर के सामने रुपये कम हो रहा है तो ये इंपोर्ट्स को और ज़्यादा एक्सपेंसिव बना देगा। इसके अलावा फ्यूल की प्राइस अब जा रही है, दूसरे कंपोनेंट्स नहीं मिल रहे, तो ये सारी चीज़ों की वजह से उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, तो और ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो क्या होगा कि इन्फ्लेशन जो है उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, महंगी चीज़ें जो हैं वो हमारे देश में आ रही हैं, और इसको कंट्रोल जो है वो RBI भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर से आ रही हैं। तो मॉनिटरी मेजर से इसको इतना ज़्यादा कंट्रोल में नहीं लाया जा सकता। ऊपर से दूसरे चैलेंजेस हैं, एक तो ग्लोबल रिसेशन। तो ग्लोबल रिसेशन जब अगर होगा, लेट्स होप कि ऐसा ना हो, लेकिन रिसेशन जैसी सिचुएशन आएगी तो हमारा एक्सपोर्ट्स जो हम जो सामान बेच रहे हैं वो कम बेच पाएंगे। UK USA जैसे देश जो हैं वो बाहर से चीज़ें कम मंगवाएंगे, क्योंकि अभी उनके भी जॉब्स और उन सारी चीज़ों के लाले पड़े हैं। तो फिर हमारा एक्सपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट जो चाहिए वो तो उतना ही रहेगा, तो चीज़ें हमारे लिए जो है वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 गवर्नमेंट के मेंबर्स और 3 RBI के मेंबर्स। तो जो असीमा गोयल और जयंत वर्मा जो हैं, तो इन दोनों का ओपिनियन ये है कि अभी हमें इंटरेस्ट रेट जो है उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। अभी अनसर्टिनिटी यानी कि अभी भी धुआं है, अभी भी क्लैरिटी नहीं है। प्राइस के बारे में, ग्रोथ के बारे में थोड़ा पिक्चर और क्लियर हो जाए, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। अभी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो ग्रोथ पर इम्पैक्ट आएगी, तो ये एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन जो है वो हो चुकी है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। टुडेज वेपन ऑफ चॉइस, इट्स एक्सपांडिंग डायमेंशंस। द हिंदू का ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है दोस्तों। साइबर थ्रेट 21st सेंचुरी की अगर हम बात करें तो साइबर थ्रेट जो है वो हर जगह पर है। इट्स लाइक ए हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर। और पहले ऐसा था कि साइबर थ्रेट जो है, पहले थोड़े पुराने फिल्म आप देखेंगे, टॉम क्रूज के MI1, 2 और उस प्रकार के उस समय के फिल्म्स, एंड आज से लेट्स से 15-20 साल पुराने फिल्मों को देखेंगे, इंग्लिश फिल्मों को,
तो यूल फाइंड कि इट वाज ऑलवेज अबाउट लाइक गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट, राइट। दुनिया को तबाह करना और वो सारी चीज़ें तो थी, लेकिन सरकार पर अटैक कर रही, सरकार के बीच में ये सारी गेम्स चल रही थी, राइट। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये सारे इश्यूज चल रहे थे, उनकी एजेंसीज और इनकी एजेंसीज, जनरली रशिया और यूएसए के बीच में ही सारे इश्यूज जो हैं उसी पर ही सारी फिल्म्स बनती थी ऐसा। अच्छा 15-20 साल पहले की बात है। लेकिन ये अब इश्यू जो है ना, मीन्स फिल्मों का नहीं, साइबर थ्रेट का इश्यू जो है, जो हमें फिल्मों में दिखाया जाता था, अब ये सिविलियन स्पेयर में हो चुका है, राइट। लोगों के पैसे गायब हो जाते हैं, लोगों का डेटा जो है वो चोरी किया जाता है। एक प्राइवेट कंपनी जो थी यूएसए में, तो गैस के साथ जुड़ी हुई कंपनी थी, कुछ पाइपलाइन के साथ गैस ही सप्लाई करती थी, नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन एग्जांपल मुझे पता है। तो हैकर्स ने क्या किया पता है, उस कंपनी को हैक कर लिया और फिर कहा कि इतने पैसे दो, रैंसम कहते हैं ना जिसको। कि पहले क्या था कि बच्चों को किडनैप करके ले जाते थे और पैसे मांगते थे। अब क्या कर रहे हैं, आपके डेटा को, आपके धंधे को किडनैप कर लेते हैं, आपका पूरा बिजनेस जो है उसको हैक कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि इतने पैसे यहाँ पर ट्रांसफ़र करो क्रिप्टो में, तो फिर आपको आईडी पासवर्ड जो है वो वापस मिल जाएगा और फिर आपके पैसे जो मीन्स इस प्रकार का अब एक नया किडनैपिंग जो है वो चल रहा है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इन सारी चीज़ों को लेकर हमारा अटेंशन जो है वो उतना ख़ास नहीं है, ये चर्चा का विषय नहीं है। मीन्स मुझे आज भी याद है कि 2020 के टाइम पर आप गूगल कीजिएगा, अगर वो वीडियोस आपने देखे हो तो आपको याद होगा, अगर नए स्टूडेंट हैं तो शायद आपको पता ना हो। ये बात मैंने कही थी, चाइना ने हमारा जो मुंबई शहर है 2020 में जब LAC पर जो इश्यू स्टार्ट हुआ था, उसी समय के आसपास चाइना ने ये ब्लैकआउट किया था। ब्लैकआउट यानी कि अंधेरा हो गया था, मुंबई में लाइट चली गई थी। तो वो लाइट चले जाने की वजह से, भारत के फाइनेंशियल कैपिटल को बंद कर देने की वजह से कितने करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, उसका कैलकुलेशन हम नहीं निकाल सकते। तो इस प्रकार के मीन्स ये युद्ध ही हुआ ना, हमारा करोड़ों का नुकसान कर दिया, हज़ारों करोड़ों का होगा, उससे भी ज़्यादा होगा। और हम क्या कर पाए इसके बारे में, कुछ नहीं। इस प्रकार के अटैक्स हो रहे हैं, इसको कहते हैं ग्रे जोन ऑपरेशंस, राइट। ग्रे जोन ऑपरेशंस जो होते हैं, जो ट्रेडिशनल हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब हमारा पाकिस्तान का फाइटर जेट हमारे इलाके में आकर फिर कोई बॉम्ब गिरा देगा तो हम कहेंगे कि नहीं, अब ये युद्ध की शुरुआत की है, अब हम युद्ध करेंगे। ये जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है कि उनके सोल्जर्स अगर हमारी टेरिटरी में घुस जाए, उनकी नेवी यहाँ पर आ जाए और बॉम्बार्डिंग करने लगे तो फिर हम उसको युद्ध मानते हैं। लेकिन ये जो नया बैटल ग्राउंड है, इसमें उनकी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स नहीं आएगी दुश्मनों की, वो तो साइबर लेवल पर ही आप पर अटैक कर देंगे। और अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, अब इनका एक नया हाइब्रिड यूज़ जो है वो स्टार्ट किया है। तो ये चीज़ यूक्रेन में भी हमें देखने को मिल रही है। रशिया जो है वो अलग अलग प्रकार की चीज़ों की ट्राई करते रहता है। और लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पांत जो हैं रिटायर्ड, तो उनका कहना यह है कि इंडिया का जो, ये बेसिकली हमारे इंडिया के करंट नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर हैं, और उनका कहना यह है कि जो साइबर स्पेस के बारे में वो ये कहते हैं कि एक सुपर सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसेसर्स, सर्विसेज, डेटा एंड सिस्टम्स। तो ये हैं साइबर स्पेस। इसमें लगभग सारी चीज़ें जो हैं वो आज के ज़माने में आ जाती है। यूक्रेन के वॉर में क्या हो रहा है, साइबर टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। और अब ये साइबर टूल जो हैं वो सिर्फ किसी यूक्रेन वॉर से सीमित नहीं है। जैसे मैंने आपको चाइना और मुंबई का एग्जांपल दिया, इस प्रकार के अटैक्स, कितने सारे अटैक्स जो हैं वो हर रोज़ होते रहते हैं, और ये हर क्षेत्र में अलग अलग प्लेन्स में ऑपरेट करने लगे हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल एज वेल। तो इसको क्रैक करने के लिए, इसको बचाने के लिए, इससे बचने के लिए और इसको स्टॉप करने के लिए हमें वर्सिटैलिटी और इमेजिनेटिव थिंकिंग की ज़रूरत है। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दैट एनिग्मा मशीन। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जब जर्मनी ने एक एनिग्मा नाम का एक मशीन बनाया था, तो वो इतना ख़तरनाक था, राइट। ऐसी सीक्रेट कम्युनिकेशन होती थी और नाजी सेना जो है वो हर जगह पर जीत रही थी। लेकिन जब उसको क्रैक किया गया, एलन ट्यूरिंग ने उसको क्रैक किया एनिग्मा को, उसके बाद जो है वो युद्ध चेंज होता है। इन द सेम वे ये साइबर टूल्स जो हैं उनको क्रैक करना पड़ेगा, मशीन को मशीन के माध्यम से ही हमें तोड़ना पड़ेगा। ये एक नया क्षेत्र है जिसके बारे में डिस्कशन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, हैकाथॉन्स होने चाहिए। रशियन व्यक्ति को भारत में अरेस्ट किया गया, ये ग्रे जोन वॉरफेयर का एक एग्जाम्पल, जो यहाँ पर अपना पॉइंट देखा ना कि हर अलग अलग प्लेन्स पर ये ऑपरेट कर रहा है, अलग अलग लेवल पर। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, एक रशियन व्यक्ति जो है उसको भारत में अरेस्ट किया गया। पता है क्यों? क्योंकि इसने कंप्यूटर्स हैक किए थे। किसके कंप्यूटर्स? IIT के।
इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी जो हैं इसकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन यहाँ तक पहुँच गए हैं। मीन्स नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट IIT, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और इनकी वेबसाइट पर सारी चीज़ें बहुत ही सिक्योर होती है। तो इसको भी हैक कर दिया कि उनकी एंट्री की एग्जामिनेशन जो हैं उसमें छेड़खानी की जा सके। और कितने अलग अलग लेवल पर ये JEE जो हैं तो उसकी एग्ज़ाम एंट्री लेवल रिजल्ट जो हैं इसको डिस्टॉर्ट करना, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें। हमारी ट्रेन्स के टाइम चेंज किए जा सकते हैं, हमारे एयरक्राफ्ट, हमारी फ्यूचर में बसेस, और क्या क्या नहीं किया जा सकता। हैकिंग जो है वो, जस्ट इमेजिन कि आप कार लेकर जा रहे हो और एक साथ पूरे एक रीजन की जो सारी कार्स हैं, जो कनेक्टेड कार्स हैं, उनको बंद कर दिया जाए। जस्ट इमेजिन। ये सारी चीज़ें आज इमेजिनेशन लग रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो संभव हैं, ऐसा हो सकता है। और पहले जो हमारी एक विचारधारा थी ना, जो हमारी मान्यता थी कि लोग गलत करेंगे, कोई बात नहीं, हम टेक्नोलॉजी ला देंगे, हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे, टेक्नोलॉजी जो है वो गलत नहीं बोलेगी, हम गलत बोलते हैं भैया, मशीन थोड़ी गलत बोले। ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी। अब वही टेक्नोलॉजी जो है, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो सारी गलत चीज़ों को करने के लिए किया जा रहा है। जो बिलीफ आज से 15-20 सालों तक चली, अब ये बिलीफ जो है वो भी चेंज हो जाएगी। याद आ रहा है कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल, और फेसबुक जो है वो कैसे पर्सनल डेटा का मैनिपुलेशन कर रहा था, ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं, लीगल क्वेश्चंस, एथिकल क्वेश्चंस, और बहुत सारा ऐसा डिलेमा कि क्या करें क्या ना करें, ऐसे सिचुएशन। तो इसका कोई एक आंसर नहीं है, बट एक रास्ता यही है कि वी हैव टू अवेक, जाग जाना है, और इस दिशा के बारे में सरकारों को, हम सबको सोचना है कुछ ना कुछ। वी हैव टू फाइंड ए वे आउट। ऑफकोर्स सरकारें ही इसका रास्ता निकाल सकती है, या फिर इस फील्ड के साथ जुड़े हुए लोग जो हैं वो क्रांति ला सकते हैं। लेकिन ये जो साइबर वॉरफेयर हैं, साइबर स्पेयर जो हैं, यही आने वाले भविष्य में सबसे बड़ा हथियार होगा। तो इसके आज से ही हमें डिफेंसेस जो हैं वो तैयार करने पड़ेंगे। देयर आर सब्सिडीज़ एंड देयर आर सब्सिडीज़। इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ ए डायलॉग। ये मुझे कहाँ पर मैंने डायलॉग सुना था, जेम्स बॉन्ड की एक फ़िल्म है कसिनो रॉयल। डेनियल क्रेग जो है वो एक कसिनो खेलने के लिए जाते हैं, और वो बाथरूम में जाते हैं, और जो हीरोइन है वो तैयार हो रही होती है। वो कहते हैं कि ये सूट किसने रखा, ऐसा मेरे बिस्तर पर ये सूट था। तो फिर वो कहती है, कहा कि मेरे पास डिनर जैकेट हैं। तो वो कहती है कि देयर आर डिनर जैकेट्स एंड देयर आर डिनर जैकेट्स। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर मुझे लगता है इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने ले लिया होगा, देयर आर सब्सिडीज़ एंड देयर आर सब्सिडीज़। बट एनीवे, न्यूज़ की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी जो हैं, उन्होंने वर्ल्ड बैंक को ये सलाह दी है और कहा है कि जो यूनिडायमेंशनल व्यू है आपका, सिर्फ एक एंगल से ही चीज़ों को देखते हैं व्हेन इट कम्स टू सब्सिडीज़। जब सब्सिडीज़ की बात आती है तब आप एक ही दिशा में सोचते हैं कि सब्सिडीज़ जो है वो गलत है, गलत है, गलत है। ये विचारधारा जो है उसका त्याग करें, ऐसा निर्मला सीतारमण जी ने वर्ल्ड बैंक को कहा है। उन्होंने कहा कि सब्सिडीज़ जो हैं इसमें भी दो प्रकार की सब्सिडी, बड़े बड़े लेवल पर, टॉप लेवल पर देखें तो दो प्रकार की सब्सिडीज़ होती है। एक, चाइना जो सब्सिडीज देता है ज़्यादातर, राइट, वो मार्केट को डिस्टॉर्ट करने के लिए होती है कि सरकार जो है वो इतना सपोर्ट देगी लोगों को कि लोग जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए आएंगे तो कोई टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि सरकार जो है वो सब्सिडी दे रही है। तो एक इस प्रकार की सब्सिडी होती है जो मार्केट को डिस्टॉर्ट करती है, डिस्टर्ब करती है, ख़राब कर देती है। दूसरी जो सब्सिडी होती है वो उन लोगों को दी जाती है जिनको हकीकत में ज़रूरत है, ऐसे घरों को दी जाती हैं जिनकी आवाज़ मीन्स उनके सब्सिडी के बिना उनका सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो भारत में जो सब्सिडीज़ चल रही हैं, निर्मला सीतारमण जी ने यह कहना, मीन्स उनका कहना यह है कि हमारे यहाँ पर सब्सिडीज़ देना जो है इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये हमारे लिए, हमें भी पसंद नहीं है। कौन चाहेगा, कोई सरकार नहीं चाहेगी कि उनको सब्सिडी देनी पड़े, लेकिन हमें देनी पड़ती है। द रीज़न इज़ हमारे यहाँ पर इतने गरीब लोग जो हैं वो आज भी हमारे देश में हैं, और कोविड के बाद क्या हुआ वी ऑल नो। ऊपर से दूसरी क्राइसिस चल रही है, एक तो एनर्जी और फूड क्राइसिस दुनिया में चल रही है, इन्फ्लेशन के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, और रिसेशन का भी एक जो भूत है वो बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स को और इकोनॉमिस्ट्स को अभी सोने नहीं दे रहा है कि रिसेशन की वजह से क्या क्या होगा, इकोनॉमी कैसे डिस्टर्ब हो जाएगी। और ऊपर से
सारे अलग अलग देशों को नेट ज़ीरो गोल्स अचीव करने हैं, सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ना है, 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, पेरिस एग्रीमेंट जो है उसमें जो उसके जो मैंडेट हैं उसको फुलफ़िल करना है। तो परफेक्ट स्टॉर्म जो कहते हैं ना कि हर जगह से जो मुश्किलों की अगर हम बात करें तो मुश्किलों का बाप कि उसका भी डैडी, बिग डैडी आ चुका है कि बहुत बड़े प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं। एज यू कैन सी, रिसेशन का ख़तरा, इन्फ्लेशन है, फूड क्राइसिस है, फ्यूल क्राइसिस है, और ऊपर से सारी चीज़ें आपको नेट ज़ीरो और ये सारी चीज़ें भी अचीव करनी है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ए परफेक्ट स्टॉर्म। तो गवर्नमेंट जो है वो इसमें पीछे नहीं रह सकती। तो गवर्नमेंट को सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता ही है और करना भी पड़ेगा। और अब हमें ये करना है कि जो सब्सिडीज़ हैं वो विदाउट लीकेजेस, विदाउट करप्शन लोगों तक पहुँचे एफिशिएंट तरीके से। और इसी के साथ साथ सब्सिडीज़ जो हैं वो सस्टेनेबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन को बढ़ावा दे, इस प्रकार की सब्सिडीज़ को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। और रिसोर्सेज का वेस्ट कम हो, ये चीज़ मेक श्योर करनी पड़ेगी। और वे सारी सब्सिडीज़ जो बहुत ही वेस्टफुल हैं उन सारी सब्सिडीज़ को रिविज़िट करके उनको स्क्रैप किया जा सकता है, लेकिन जो सब्सिडीज़ इंपॉर्टेंट है उनको तो देना ही पड़ेगा। ये निर्मला सीतारमण जी ने जो अपना एक पॉइंट कहा उसके ऊपर से ये कुछ पॉइंट्स हम कह सकते हैं। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आई नो आज का लेक्चर जो है वो एक अलग टाइम पर आया है। कोशिश रहेगी कि कल जो है वो सुबह ही जल्दी आपको लेक्चर मिल जाए। आज थोड़ा फैमिली का काम था तो इसलिए मैं सुबह लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाया, और जब मैं वापस डेस्क पर आया तो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस टॉपिक्स मेरे हाथ लगे, तो मैंने सोचा पहले उन वीडियोस को बना लेता, उसके बाद ये आपको डिलीवर कर दूंगा। तो हे यू गो, आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।